हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। तो हमने इससे पिछली वाली अपनी वीडियो में देखा था बीपीटी को, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। हमने उसको देखा था। मैं एक बार उसका स्टेटमेंट बोल दूँ। उसका स्टेटमेंट ये था कि इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू द एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो लाइन इंटरसेक्ट करती है बाकी के दो साइड्स को इन इक्वल रेशियो। हमने यही पढ़ा था वहाँ पे। आज हम उसका जस्ट रेसिप्रोकल यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ने वाले हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब है बीपीटी में जो स्टेटमेंट गिवन थी, यहाँ पे वो स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको समझाऊंगा ये क्या होता है। हाँ ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको ना इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना हेडिंग लिखता हूँ। मेरा आज का हेडिंग है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, एक बात आप मेरी बहुत ध्यान से सुनना। मैं पहले ना यहाँ पे बात करता हूँ बीपीटी की। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पे मैं बात करूँगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी की। आप ध्यान से देखना, स्टेटमेंट जो हमें दी होती है ना बीपीटी की और कन्वर्स ऑफ बीपीटी की, वहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि हमें क्या गिवन होता है क्वेश्चन में और हम क्या प्रूफ करते हैं। हमें क्या गिवन होता है और हम क्या प्रूफ करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है पता होना। और अगर आगे चल के हम बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो ये वहाँ पे हम ये याद रखेंगे जो मैं यहाँ बोलने वाला हूँ। जैसे बीपीटी तब अप्लाई होती है या बीपीटी क्या होती है जिसमें ये गिवन हो कि लाइंस पैरेलल है। जैसे ये दिया होना चाहिए कि पी क्यू इज पैरेलल टू पी सी। ठीक है, मैं पूरा वो डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए। ये गिवन है, लाइंस आर पैरेलल, ये गिवन है। तब हम बोलते हैं बीपीटी ये थी कि इनके रेशियो इक्वल होता है ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। चलिए मैं बना देता हूँ डायग्राम भी। डायग्राम ऐसा होता है कि ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, और एक लाइन क्वेश्चन में गिवन है कि पैरेलल है। किसके पैरेलल है? देखो, पी क्यू पी सी के पैरेलल है। तो बीपीटी ये प्रूफ करवाती है कि जो रेशियो है ए पी अपॉन पी बी का, वो इक्वल होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के रेशियो के। आपको समझ में आया क्या गिवन है और क्या प्रूफ है? यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में कैसे आइडिया लगाएंगे कि बीपीटी लगेगा या कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है लाइंस पैरेलल है, तो हमें पता चल जाएगा ना कि वहाँ बीपीटी लगनी है जहाँ ये गिवन हो। या दूसरा तरीका, जहाँ ये तो गिवन ना हो डायरेक्टली कि वो पैरेलल हैं, हमें ऐसा कुछ प्रूफ करना हो रेशियो इक्वल है, तो हम समझ जाएंगे ना कि अगर ये प्रूफ करना है तो भी बीपीटी लगनी है। मतलब इन दोनों से ही आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन देख के कि बीपीटी लगानी है या नहीं। अच्छा, यहाँ क्या होगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होगा? ये रेशियो गिवन होगा। मतलब जो बीपीटी का प्रूफ है वो यहाँ गिवन होगा, और जो बीपीटी का गिवन है वो यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब ये है कि ये एक ट्राइंगल था। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक ट्राइंगल था ए बी सी एक ट्राइंगल था। एक लाइन आई, मैंने ये तो नहीं बोला पैरेलल है, मैंने नहीं बोला, बस इतना मैंने बोला एक लाइन है ये। और ये लाइन कहाँ पे कट करती है? पी पे और क्यू पे। मैंने नहीं बोला कि वो पैरेलल है। ठीक है, हमने ये देखा कि ऐसा गिवन है कि जो रेशियो है ए पी अपॉन पी बी का, वो इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ये क्वेश्चन में गिवन है। या अगर हम ऑब्जर्व करें रियल लाइफ में, हमें हमें ऐसा दिखा कि ये रेशियो उस रेशियो के इक्वल है। तो इसका मतलब है जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है? बी सी के। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में अंतर बस इतना है, जो वहाँ गिवन है बीपीटी में वो यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा। जो वहाँ प्रूफ किया था वो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि उनके रेशियो इक्वल हैं, तो लाइंस पैरेलल होंगी। ये वाली चीज़ आपको हेल्प करेगी
क्वेश्चन को अप्रोच करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप समझ में आ गया है आप लोगों के। अब ये तो मैंने आपको इसका एप्लीकेशन का पार्ट बता दिया। अब अगर एग्जाम में प्रूफ करने के बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट लिखो और उसको प्रूफ करो, तो अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आई होप ना ये बहुत ज़रूरी था, ये आप ना बार बार हम इसको यूज़ करेंगे, इसको अच्छे से समझ लो। इसको एग्जाम में पता क्या लिखते हैं कि सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी अप्लाइंग बीपीटी दिस, यहाँ लिखेंगे सिंस ए पी अपॉन पी वी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी दिस। मतलब इससे ये आता है, इससे ये आता है, सिंपल सी बात। तो इसको नोट कर लो, ये मतलब मेन रिजल्ट है और एप्लीकेशन है जो हमारे काम आएंगी। चलिए अब क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी को अब डिटेल में पढ़ना है कि ये गिवन है तो ये प्रूफ कैसे करोगे, वो यहाँ देखेंगे। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ अ लाइन drawn if a line drawn to the any two sides of a triangle, if a line is drawn to the any two sides of a triangle to intersect it in equal ratio, then the line is parallel to the third side of triangle। ओके, तो ये स्टेटमेंट है, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। आप एक्चुअल में एनसीईआरटी में जो थ्योरम लिखी हुई है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बट कहने का मतलब सेम है कि एक ट्राइंगल है, उसमें एक लाइन आई, उस लाइन ने कट किया। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि सपोज ये ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, और आप देखो इस ट्राइंगल में कितनी साइड है, इस ट्राइंगल में 3 साइड है, ए बी, ए सी और बी सी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब इस ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड लो और उस पर एक लाइन बना दो, कहीं पे भी बना दो। एनी टू साइड्स लिखे ना, देखो ये एनी टू साइड्स, तो मैंने वो लाइन बना दी ऐसे टू इंटरसेक्ट इट। देखो इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है डी, ठीक है, और इस वाले पॉइंट का नाम है ई। इंटरसेक्ट कर रही है, आगे लिखा है टू इंटरसेक्ट इट इन इक्वल रेशियो। ये क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन कोई सी भी है, बट ये ध्यान दिया गया है कि ये रेशियो आ रहा है, ये गिवन है। देखो क्या गिवन है कि वो रेशियो इक्वल है, यानी कि जो रेशियो ए डी अपॉन डी बी का आएगा वही रेशियो ए ई अपॉन ई सी का आएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। देन द लाइन, कौन सी लाइन, डी ई, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, ए बी को मैं यूज कर चुका हूँ, ए सी को यूज कर चुका हूँ, तो थर्ड साइड कौन सी बची, बी सी बची। तो ये मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में क्या बचा, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये मुझे प्रूफ करना है। एक बार आप इस स्टेटमेंट को उतारिए,
चलिए, आई होप आपने उतार लिया होगा, ठीक है। मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वहाँ पे उन्होंने सेम रेशियो लिखा हुआ है, इक्वल रेशियो की जगह पे सेम रेशियो लिखा हुआ है, ठीक है। उससे उतना डिफरेंस नहीं आता है। चलिए, तो अभी तो हमने स्टेटमेंट लिखा, डायग्राम बनाया, क्या गिवन है वो लिखा, और क्या प्रूफ करना है वो लिखा। अब हमें एक्चुअल में इसका सोल्यूशन लिखना है कि हम कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए, ठीक है। चलिए, आपने उतार लिया होगा। अब मैं स्टेटमेंट को हटा रहा हूँ, सिर्फ ये दो चीज़ें रहने दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और इस डायग्राम को शिफ्ट करके यहाँ पे बना लूँगा। चलिए, स्टेटमेंट को मैं हटा रहा हूँ। बहुत आई थिंक बहुत आसान है इसका उसको सिंप्लीफाई करके दिखाना। तो मैं इसका ना यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम कुछ ऐसा था कि ये एक ट्राइंगल था, इसका नाम था ट्राइंगल ABC, और इस पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी DE। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे करते हैं इसको प्रूफ, यानी कि इसका सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन हम करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से है। हम मान लेंगे कि ये जो लाइन डी है ना, पैरेलल ही नहीं है BC के। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि let us suppose that DE is not parallel to BC। मतलब इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं। आपको याद है, हम वो पढ़ चुके हैं, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो वहाँ भी तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड था। हम पहले मान लेते हैं कि वो नंबर रैशनल है, और फिर बोलते हैं देखो इनके तो फैक्टर्स आ गए, ये तो को प्राइम नंबर ही नहीं है। तो बोलते हैं कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी, वो नंबर रैशनल ना होके इरेशनल है। तो वैसे हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि मान लेते हैं ना कि DE पैरेलल नहीं है BC के, DE पैरेलल नहीं है BC के, मान लेते हैं, मतलब ये इसके पैरेलल नहीं है, हमने मान लिया। तो अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई और तो होगा पैरेलल। मान लेते हैं वो लाइन कुछ ऐसी है, क्योंकि आपने बोला DE पैरेलल नहीं है BC के, तो कोई दूसरी लाइन तो होगी ना जो पैरेलल होगी BC के। तो तब मैंने मान लिया लेट DE डैश, E के ऊपर एक डैश बना दिया तो उसे E डैश बोल दिया। लेट E डैश DE डैश इज पैरेलल टू BC। मतलब वो तो पैरेलल नहीं था, ये पैरेलल है। अब यहाँ पे BPT अप्लाई हो सकती है, क्यों? क्योंकि क्या गिवन है, पैरेलल, तो मैं रेशियो लगा सकता हूँ ना। तो यहाँ पे अप्लाइंग, अब ये समझ में आना चाहिए ना, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है दिक्कत है भाई। आप बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि DE डैश पैरेलल है BC के। अगर वो उसके पैरेलल है तो उनका रेशियो इक्वल होगा ना, अभी बताया था ना दोनों चीज़ें। तो अप्लाइंग BPT में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। हमने पढ़ा था ना कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो AD अपॉन DB AE डैश अपॉन E डैश C। तो मैंने वहाँ पर इसको लिख दिया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या क्वेश्चन में ये गिवन है? गिवन है। इसे मैंने बोला इक्वेशन 1, इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। आप देखो दोनों के राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में AD अपॉन DB। तो हम इक्वेट कर सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ से AD अपॉन DB, यहाँ से AD अपॉन DB को मत लो, यहाँ से ले लो आप AE अपॉन EC। तो यहाँ से क्या आएगा AE डैश अपॉन E डैश C। अब आप ध्यान से देखो, सब कुछ सेम है, बस E की जगह पे क्या आ रहा है, E डैश आ रहा है। अब आप एक चीज़ समझो, आप ये कहना चाह रहे हो कि AE अपॉन EC का रेशियो वही है जो AE डैश अपॉन E डैश C का रेशियो है। एक काम करते हैं, वैसे तो यहीं पे आप बोल सकते हो कि इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि E और E डैश दो अलग अलग पॉइंट है ही नहीं,
वो दोनों पॉइंट एक ही हैं, तभी तो उनका रेशियो इक्वल आएगा। बट यहाँ पे ना आप एक काम और कर सकते हो, दोनों तरफ ना ऐड 1 कर सकते हो ऑन बोथ साइड, उससे ना थोड़ा सा और आगे जाके हमें क्लू मिल जाएगा। तो देखना, अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड करूँ तो मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, यहाँ हो जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1। तो इनका एलसीएम लेंगे ना, ई सी 1 जा ई सी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, यहाँ बन जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। अब देखो ए ई प्लस ई सी से क्या बनेगा, ए ई प्लस ई सी को मिला के बनेगा ए सी, तो यहाँ तो आया ए सी अपॉन ई सी। अब यहाँ देखना ए ई डैश और ई डैश सी, फिर से क्या बना, इन दोनों को ऐड करके ए सी बना, तो यहाँ पर आएगा ए सी अपॉन ई डैश सी। अब आप ध्यान से देखो, इस लाइन को समझने का कोशिश करना, ठीक है, क्वेश्चन को फील करना होता है कि यहाँ पे क्या आया है, ए सी अपॉन ई सी। ए सी इतना बड़ा था, अपॉन ई सी का रेशियो वही है जो ए सी अपॉन ई डैश सी है। ऐसा तभी हो सकता है जब ई और ई डैश सेम पॉइंट हों। तो मैं बोलूँगा दिस implies that E and E dash are the same point। और अगर वो सेम पॉइंट हैं तो हमने क्या माना था, डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, तो उसकी जगह पर फाइनली हम लिख देंगे कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो आपने देखा हमने कैसे प्रूफ किया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। बहुत छोटा सा इसका प्रूफ है, मैंने टाइम लिया चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट तो नहीं रह गया आपका? लेट मी चेक, लग तो नहीं है डाउट रह गया होगा। और अगर डाउट रह भी गया है कुछ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर देखिए मोस्टली ना मैंने ज़्यादा देखा नहीं है कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी को एग्ज़ाम में पूछते हुए, बट जब भी क्वेश्चन इसके बनेंगे वहाँ इसके मतलब क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी में उनका रेशियो इक्वल है, ये पहले से दिया होता है, हमें लाइंस को पैरेलल करना होता है। और डायरेक्टली नहीं पूछेंगे आपसे कि प्रूफ करो लाइंस पैरेलल हैं, ऐसे पूछेंगे कि प्रूफ करो वो पैरेललोग्राम है, प्रूफ करो वो ट्रेपेजियम है। और पैरेललोग्राम में क्या होती है, साइड्स पैरेलल होती हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो आप बड़ी क्लास में हो, ठीक है, डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि पैरेलल्स प्रूफ करो, ठीक है। तो आई होप आपको बीपीटी और कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी ये दोनों समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको बताना है, और मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।